नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है पैसों का घमंड। आज अपने दोस्त अजीत मौर्य को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर मेरे कान में पहला विचार उभरा कि अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल आने की दौड़ में बेतहाशा भाग रहा मेरा यार अजीत आखिर जबरदस्त ठोकर खा ही गया। रात को क्लिनिक कुछ जल्दी बंद करके मैं उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से यह जानकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल ने बड़ी राहत महसूस की थी। मुझे देखकर अजीत मुस्कुराया और छेड़ता हुआ बोला, अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गया, पर तुझे तो इस मुलाकात की कोई फीस नहीं दूंगा। लगता है खूब चूना लगा रहे हो मेरे करोड़पति दोस्त को। ये हॉस्पिटल वाले। मैंने उसका हाथ प्यार से थामा और पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर मौर्य को यह जमीन मैंने ही दिलाई थी। इसने तब जो कमीशन दिया था वह लगता है अब सूद ब्याज समेत वापस वसूल करके रहेगा। यार, कुएं से एक बाल्टी पानी कम हो जाने की क्यों चिंता कर रहा है। जरा सा दर्द उठा था छाती में, और ये लोग 30-40 हजार का बिल कम से कम बना कर रहेंगे। पर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बावजूद अजित के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गुस्सैल और अहंकारी इंसान ही था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी वह इस अंदाज में कर रहा था मानो उसे कोई मेडल मिला हो। कुछ देर के बाद मैंने पूछा, दीपक और रूबी कब आए थे? अपने बेटे बहू का नाम सुनकर अजीत चिढ़े से अंदाज में बोला, दीपक सुबह शाम चक्कर लगा जाता है। रूबी को मैंने ही यहाँ आने से मना किया है। क्यों? अरे उसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब तो सब भुलाकर उसे अपना लो यार। गुस्सा, चिढ़, नाराजगी, नफरत और शिकायतें, ये सब दिल को नुकसान पहुँचाने वाली भावनाएं हैं। ये सब छोड़ और कोई दूसरी बात कर। उसकी आवाज़ रूखी और कठोर हो गई। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद मैंने उसे याद दिलाया, तेरे भतीजे अनुज की शादी में बस 1 सप्ताह रह गए हैं। जल्दी से ठीक हो जा मेरा हाथ बटाने के लिए। जिंदा बचा रहा था जरूर शामिल होऊंगा तेरे बेटे की शादी में। यह डायलॉग बोलते हुए यूं तो वह मुस्कुरा रहा था, पर उस क्षण मैंने उसकी आंखों में डर, चिंता और दयनीयता के भाव पड़े थे। हॉस्पिटल से लौटते हुए रास्ते भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा था। हम दोनों का बचपन एक ही मोहल्ले में साथ गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ ही ली थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया और वह वहीं बीएससी करने लगा। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन कॉलेज की राजनीति में लगता। विश्वविद्यालय के चुनावों में वह हर बार किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा। अपनी छात्र राजनीति में दिलचस्पी के चलते उसने LLB भी की। लोग कहते हैं कि कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी न फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया है और मैं वकील। भविष्य में मैं तुमसे ज़्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। डॉक्टर, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। उसकी इस तरह की डींगे मैं हमेशा सुनता आया था। उसकी वकालत ठीक नहीं चली तो वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस लाइन में उसने सचमुच तगड़ी कमाई की। मैं साधारण सा जनरल प्रैक्टिशनर था। मुझसे बहुत पहले उसके पास कार और बंगला हो गया। हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसलिए दिलों का प्यार तो बना रहा, पर मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना था वे सब खाने पीने वाले लोग थे। उस तरह की सोहबत मैं ठीक नहीं मानता था और इसलिए हम कम मिलते थे। हम दोनों की शादी साथ साथ हुई और इत्तेफाक से पहले बेटी और फिर बेटा भी हम दोनों के घर कुछ ही आगे पीछे जन्मे। अजीत के 2 साल पहले अपनी बेटी की शादी एक बड़े उद्योगपति खानदान में अपनी दौलत के बल पर की। मेरी बेटी ने अपने सहयोगी डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह किया। उसकी शादी में मैंने चोपड़ा की बेटी की शादी में आए खर्चे की शायद 10वां हिस्सा ही लगाया होगा। रुपए को अपना भगवान मानने वाले अजीत का बेटा दीपक कॉलेज में आने तक एक बिगड़ा हुआ नौजवान बन गया था। उसकी मेरे बेटे अनुज से अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसकी माँ रोशनी मेरी पत्नी रंजना की सबसे अच्छी सहेली थी।
इन दोनों नौजवानों की दोस्ती की मजबूत नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। दीपक गलत राह पर चल रहा है, मेरी ऐसी सलाह पर अजीत ने कभी ध्यान नहीं दिया था। बाप की दौलत पर बेटा क्यों ना ऐश करे। तू भी अनुज के साथ दिन रात की टोका टाकी वाला व्यवहार मत किया कर। अगर वह पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो कोई फिक्र नहीं, उसे कोई अच्छा बिजनेस मैं शुरू करा दूंगा। अपनी ऐसी दलीलों से वह मुझे खींच कर चुप हो जाने को मजबूर कर देता। आज इस करोड़पति इंसान का इकलौता बेटा 3 कमरों के एक साधारण से किराए वाले फ्लैट में अपनी पत्नी रूबी के साथ रह रहा था। हॉस्पिटल से सीधे घर न जाकर मैं उसी के फ्लैट पर पहुंच गया। दीपक और रूबी दोनों मेरी बहुत इज्जत करते थे। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। साधारण से घर की बेटी को अजीत ने अपनी बहू बनाने से साफ मना कर दिया था, तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अजीत की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए मैंने इन दोनों का साथ दिया था। इसी कारण से दोनों मुझे भरपूर सम्मान देते थे। अजीत को दिल का दौरा पड़ने की चर्चा शुरू हुई तो दीपक उत्तेजित लहजे में बोला, चाचा जी यह तो होना ही था। रोज रोज की शराब और दौलत कमाने के जुनून के चलते उन्हें दिल का दौरा कैसे न पड़ता, और इस बीमार हालत में भी उनका घमंडी व्यवहार जरा भी नहीं बदला है। रूबी उनसे मिलने पहुंची तो उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके जैसा खुंदकी और अकड़ू इंसान शायद ही दूसरा हो। बेटे बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, और ऐसे कठिन समय में तो उन्हें अकेलापन मत महसूस होने दो। वह दिल का बुरा नहीं है। मैं उन्हें देर तक ऐसी बातें समझाने के बाद जब वहां से उठा तो मन बड़ा भारी सा हो रहा था। अजीत ने यूं तो दीपक को पूरी स्वतंत्रता से ऐश करने की छूट हमेशा दी, पर जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो बाप ने बेटे को दबाकर अपनी चलानी चाहिए थी। जिस घटना ने दीपक के जीवन की दिशा को बदला वह लगभग 3 साल पहले घटी थी। उस दिन मेरे बेटे अनुज का जन्मदिन था। दीपक उसे नए मोबाइल फोन का उपहार देने के लिए अपने साथ बाजार ले गया। वहां दौलत की अकड़ से बिगड़े दीपक की एक फोन पर नीयत खराब हो गई। अनुज के लिए फोन खरीदने के बाद जब दोनों बाहर निकलने के लिए आए तो शोरूम के सुरक्षा अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़कर जेब से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। गलती से फोन जेब में रह गया है। मैं ऐसे 10-12 फोन खरीद सकता हूँ। मुझे चोर कहने की तुम सबकी हिम्मत कैसे हो रही है। गुस्से से भरे दीपक ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया, पर वे लोग डरे नहीं। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब दीपक ने सुरक्षा अधिकारी पर तैश में आकर हाथ छोड़ दिया। उन लोगों ने पहले जमकर दीपक की पिटाई की और फिर पुलिस बुला ली। बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे अनुज की कमीज भी इसी हाथापाई में फट गई थी। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहीं पर अजीत और मैं भी पहुंचे। मैं सारा मामला रफा दफा करना चाहता था क्योंकि अनुज ने सारी सच्चाई मुझसे अकेले में बता दी थी, लेकिन अजीत गुस्से से पागल हो रहा था। उसके मुंह से निकल रही गालियों व धमकियों के चलते मामला बिगड़ता जा रहा था। उस शोरूम का मालिक भी रौबदार आदमी था। वह अजीत की अमीरी से प्रभावित हुए बिना पुलिस केस बनाने पर तुल गया। एक अच्छी बात यह थी कि थाने का इंचार्ज मुझे जानता था। उसके परिवार को लोग मेरे दवा खाने पर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। उसकी आंखों में मेरे लिए शर्म लिहाज के भाव न होते तो उस दिन बात बिगड़ती ही चली जाती। वह अजीत जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान को सही सबक सिखाने के लिए शोरूम के मालिक का साथ जरूर देता, पर मेरे कारण उसने दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, इतना उसने जरूर किया कि उसके इशारे पर 2-3 सिपाहियों ने अकेले में दीपक की पिटाई शुरू कर दी। बाप की दौलत का तुझे इतना घमंड है कि पुलिस का खौफ भी तेरे मन से उठ गया है। आज चोरी की है, कल रेप और परसों मर्डर करेगा। कम से कम इतना तो पुलिस की आव भगत का स्वाद इस बार चख जा कि कल को ज्यादा बड़ा अपराध करने से पहले तू 2 बार जरूर सोचेगा। मेरे बाप की मौजूदगी में उन 2-3 पुलिस वालों ने दीपक के मन में पुलिस का डर पैदा करने के लिए उसकी अच्छी खासी धुनाई की थी।
उस घटना के बाद दीपक एकाएक उदास और सुस्त सा हो गया था। हम सब उसे खूब समझाते, पर वह अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाया था। फिर एक दिन उसने घोषणा की कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है। यह सुनकर अजीत आग बबूला हो उठा और बोला, क्या करेगा एमबीए करके? 10-15 हजार की नौकरी? इज्जत से कमाए गए इतने रुपए भी जिंदगी चलाने को बहुत होते हैं। क्या मतलब है तेरा? क्या मैं डाका डालता हूँ, धोखाधड़ी करके दौलत कमा रहा हूँ? मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। यूँ जिद पकड़कर दीपक ने अपने पिता की कोई दलील नहीं सुनी थी। बाद में मुझसे अकेले में उसने अपने दिल के भावों को बताया था। चाचा जी, उस दिन थाने में पुलिस वालों के हाथों बेइज्जत होने से मुझे मेरे पिताजी की दौलत नहीं बचा पाई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा होने के कारण उल्टे वो मुझे बदमाश ही मान बैठे थे और मुझ पर हाथ उठाने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ आपके बेटे अनुज के साथ उन्होंने न गाली गलौज की और न मारपीट। क्यों उसके साथ भिन्न व्यवहार किया गया? सिर्फ आपके अच्छे नाम और इज्जत ने उसकी रक्षा की थी। मैं जब भी उस दिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करता हूँ तो मन शर्म व आत्मग्लानि से भर जाता है। मैं आगे इज्जत से जीना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह चाचा जी। अब मैं उनसे क्या कहता? उसके मन को बदलने की मैंने कोशिश नहीं की। अजीत ने उसे काफी डराया धमकाया, पर दीपक ने एमबीए में प्रवेश ले ही लिया। इन बाप बेटे के बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रही। दीपक बिल्कुल बदल गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में उसे बिल्कुल रुचि नहीं रही थी। किसी भी तरह से बस दौलत कमाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा था। फिर उसे अपने साथ पढ़ने वाली रूबी से प्यार हो गया। वह रूबी से शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर अजीत बेहद नाराज हुआ था। अगर इस लड़के ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की तो मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इसे मेरी दौलत की। ऐसी धमकियां सुनकर मैं काफी चिंतित हो उठा था। दूसरी तरफ दीपक रूबी का ही जीवन साथी बनना चाहता था। उसने प्रेम विवाह करने का फैसला किया और पिता की दौलत को ठुकरा दिया। दीपक और रूबी ने कोर्ट मैरिज की तो मेरी पत्नी और मैं उनकी शादी के गवाह बने थे। इस बात से अजीत हम दोनों से नाराज हो गया, पर मैं क्या करता? जिस दीपक को मैंने गोद में खिलाया था उसे कठिन समय में बिल्कुल अकेला छोड़ देने को मेरा दिल राजी नहीं हुआ था। दीपक और रूबी दोनों नौकरी कर रहे थे। रूबी एक सीधी सादी गृहिणी निकली। अपनी गृहस्थी वह बड़े सुचारू ढंग से चलाने लगी। अजीत ने अपनी नाराजगी छोड़कर उसे अपना लिया होता तो यह लड़की उसकी कोठी में हंसी खुशी की बहार निश्चित ले आती। अजीत ने मेरे घर आना बंद कर दिया। कभी किसी समारोह में हमारा आमना सामना हो जाता तो वह बड़ा खिंचा खिंचा सा हो जाता। मैं संबंधों को सामान्य व सहज बनाने का प्रयास शुरू करता तो वह कोई भी बहाना बनाकर मेरे पास से हट जाता। अब उसे दिल का दौरा पड़ गया था। शराब, सिगरेट, मानसिक तनाव व बेटे बहू के साथ मनमुटाव के चलते ऐसा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे अपने व्यवहार व मानसिकता को बदलना चाहिए। कुछ ऐसा ही समझाने के लिए मैं अगले दिन दोपहर के वक्त उससे मिलने पहुंचा था। उस दिन अजीत मुझे थका टूटा सा नजर आया। यार मुकेश, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी है। आज किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, फिर भी जीने का उत्साह क्यों नहीं महसूस करता हूँ मैं अपने अंदर। उसका बोलने का अंदाज ऐसा था मानो मुझसे सहानुभूति प्राप्त करने का इच्छुक हो। इसका कारण जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। दोस्त, तेरी दौलत सुख सुविधाएं तो पैदा कर सकती हैं, पर उससे अकेलापन दूर नहीं हो सकता। अपनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने से अकेलापन दूर होता है। अपने बहू बेटे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध कायम कर लेगा तो जीने का उत्साह जरूर लौट आएगा। यही तेरी उदासी और अकेलेपन का टॉनिक है। मैंने भावुक होकर उसे समझाया।
कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने उदास लहजे में जवाब दिया, दिलों पर लगे कुछ जख्म आसानी से नहीं भरते डॉक्टर। रूबी के साथ मेरे संबंध शुरू से ही बिगड़ गए। अपने बेटे की आंखों में झांकता हूँ तो वहाँ अपने लिए आदर या प्यार नजर नहीं आता। अपने किए की माफी मांगने को मेरा मन तैयार नहीं। हम बाप बेटे में से कोई झुकने को तैयार नहीं तो संबंध सुधरेंगे कैसे? उस रात उसके इस सवाल का जवाब मुझे सूझ गया था। वह समाधान मेरी पत्नी को भी पसंद आया था। सप्ताह भर बाद अजीत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो मैं उसे अपने घर ले आया। रोशनी भाभी भी साथ में थी। तेरे भतीजे अनुज की शादी 2-3 दिन बाद है। मेरे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन कर यार। ऐसी इच्छा जाहिर करके मैं उसे अपने घर लाया था। अरे अपने बेटे की शादी का मेरे पास कोई अनुभव होता तो मार्गदर्शन करने वाली बात समझ में आती। अपने घर में दम घुटेगा यह सोचकर शादी ब्याह वाले घर में चल रहा हूँ। उसका निराश उदास सा स्वर मेरे दिल को चीरता चला गया था। दीपक और रूबी रोज ही हमारे घर आते जाते। मेरी सलाह पर रूबी अपने ससुर के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने लगी। वह उन्हें खाना खिलाती, उनके कमरे की साफ सफाई कर देती, दवा देने की जिम्मेदारी भी उसी को दे दी थी। अजीत मुंह से तो कुछ नहीं कहता पर अपनी बहू की ऐसी देखभाल से वह खुश था। लेकिन दीपक और उसके बीच खिंचाव बरकरार रहा। दोनों औपचारिक बातों के अलावा कोई अन्य बात कर ही नहीं पाते थे। शादी के दिन तक अजीत का स्वास्थ्य काफी सुधर गया था। चेहरे पर चिंता, नाराजगी व बीमारी के बजाय खुशी और मुस्कुराहट के भाव झलकते। वह बारात में भी शामिल हुआ। मेरे समधी ने उसके आराम के लिए अलग से एक कमरे में इंतजाम कर दिया था। फेरों के वक्त वह पंडाल में फिर आ गया था। हम दोनों की नज़रें जब भी मिलती तो एक उदास सी मुस्कान अजीत के चेहरे पर उभर आती। मैं उसके मनोभाव को समझ रहा था। अपने बेटे की शादी को इन सब रीति रिवाजों के साथ न कर पाने का अफसोस उसका दिल इस वक्त जरूर महसूस कर रहा होगा। बहू को विदा कर जब हम चले गए तब अजीत और मैं साथ साथ अगली कार में बैठे हुए थे। रोशनी भाभी, मेरी पत्नी रूबी और दीपक पहले ही चले गए थे नई बहू का स्वागत करने के लिए। हमारी कार जब अजीत की कोठी के सामने रुकी तो वह बहुत जोर से चौंका था। सारी कोठियां रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी में जगमगा रही थी। जब अजीत मेरी तरफ घूमा तो उसकी आंखों में एक सवाल चमक रहा था। यह सब क्या है डॉक्टर? मैंने उसका हाथ थाम कर उसके अनबूझे सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। तेरी कोठी में भी एक नई बहू का स्वागत होना चाहिए। अब उतर कर अपनी बहू का स्वागत कर और आशीर्वाद दे। रोने धोने का काम हम दोनों यार बाद में अकेले में कर लेंगे। अजीत की आंखों में सचमुच आंसू झलक रहे थे। वह भरे गले से इतना ही कह सका, डॉक्टर, बहू को यहाँ लाकर तूने मुझे हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। अजीत में अचानक नई जान पड़ गई थी। उसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का मौका जो मिल गया था। बड़े उत्साह से उसने सारी कार्यवाही को हिस्सा लिया। अनुज और नई दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद अचानक ही अजीत ने दीपक और रूबी को भी एक साथ अपनी छाती से लगाया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा। ऐसे भावुक अवसर पर हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले और उनके साथ हर तरह की शिकायतें, नाराजगी, दुख, तनाव और मनमुटाव का कूड़ा बह गया। तूने सच कहा था डॉक्टर कि रिश्तों के रंग बिरंगे फूल ही जिंदगी में हंसी खुशी और सुख शांति की सुगंध पैदा करते हैं, न कि रंगीन हीरो की जगमगाहट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक साथ 2 बहुओं का ससुर बनने का सुअवसर मिला है। थैंक यू भाई। अजीत ने हाथ फैलाए तो मैं आगे बढ़कर उसके गले लग गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।